today's topic हम सभी की किसी भी बिल्डिंग के दौरान में जो भी यात्रा होती है, एक प्रोसेस कि कैसे आज हमने मकान बनाने का पहला विचार हमारे घर में आया कि हमको हमारे घर का निर्माण करना है, और फिर कैसे हम उस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं और कैसे हम उस घर में प्रवेश करते हैं और उस घर में रहने लग जाते हैं। तो इसका एक ब्रीफ इनसाइट मैं आप सभी लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ। इसमें मुख्य चीज़ जो भी है वो आप लोगों को सभी को सोचने के लिए है कि कैसे उस पूरी प्रोसेस के दौरान में वास्तु के नियम और अनुशासन हमारे लिए मदद करते हैं और कहाँ पर हमसे छोटी छोटी चूक होती है जिससे कि वास्तु के नियमों का पूरा हम फायदा नहीं उठा पाते। तो आप देखेंगे ये मैंने पहले से शीट तैयार करके रखी हुई है। अभी आप देखेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ सबसे पहले आता है विश। ये सबसे पहली घटना होती है जहाँ से शुरुआत होती है किसी भी भवन के निर्माण की, किसी भी इच्छा की पूर्ति होने की। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको भी घर बनाना है उसके अंदर एक विश जन्म लेती है कि मुझे घर बनाना है, हमारा अब घर होना चाहिए, या अब हमें भी नए घर का निर्माण कर लेना चाहिए, या अब ये सही समय आ गया है कि जब हमको किसी और भवन में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इस विश से पूरी जर्नी की शुरुआत होती है। अब इस विश के बाद व्यक्ति क्या देखता है? पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है कि पॉसिबिलिटीज़ की भाई अब उसका नया घर कहाँ बनेगा। जिस जगह पर वो रह रहा है उसको तोड़कर बनाएंगे, जिस घर में वो रह रहा है उसके किसी और फ्लोर पर बनाएंगे, या उस घर में जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उस पर बनाएंगे, या कॉलोनी के किसी अन्य प्लॉट पर बनाएंगे, या हम किसी बिल्डर के द्वारा बनाया हुआ मकान जो कि रेडीमेड होगा उसको हम परचेस कर लेंगे। तो ये तो हो गया पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ के बाद आता है लोकेशन, कि भाई अब इस लोकेशन को चुनना है, क्योंकि अगर पुराने मकान में हम बना रहे हैं जहाँ पर हम पहले से रह रहे हैं या पहले से जिस भवन में हम रह रहे हैं उसके ओपन गार्डन या उसकी बाकी बची हुई ज़मीन के ऊपर हम घर बना रहे हैं, तब तो लोकेशन इतनी हम मायने रखती है, पर लोकेशन के बारे में हम बदल नहीं सकते फिर, क्योंकि वो तो हमारे पास उसके लिए ज़्यादा चॉइस नहीं है। तो फिर तो हमको उसकी प्लानिंग में ही वास्तु के नियमों को देखना पड़ेगा। पर अब इस लोकेशन का सही काम कब पड़ता है? जबकि हम किसी नई कॉलोनी में या नई भूमि को चयन करने की ओर बढ़ते हैं कि अब हमें एग्जिस्टिंग को छोड़कर और हमारे विकल्पों में से जो अवेलेबल में से या जो भी हमारी मौजूदा कॉलोनी या बाहर किसी नए प्रोजेक्ट में, नई कॉलोनी प्रोजेक्ट में हमको प्लॉट सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पर हमको लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो इस लोकेशन में हमको वास्तु के नियमों को अप्लाई करना पड़ता है। फिर इसके बाद ये है कि एग्जिस्टिंग प्लॉट या कॉलोनी प्लॉट। तो भाई जो हमारे पास ऑलरेडी खरीदे हुए प्लॉट हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन प्लॉट्स में से लेंगे या कि किसी और कॉलोनी के किसी और प्लॉट में लेंगे। यहाँ पर सभी जगह पर हमको वास्तु के नियमों को अप्लाई करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है रेडीमेड होम। तो ये रेडीमेड होम आजकल लोगों के पास समय नहीं है और अच्छे विकल्प में रेडीमेड बंगलों में जाना पड़ता है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट में देखने में आता है कि बिल्डर रेडीमेड बंगले दे रहा है और मनचाही जगहों पर घर आसानी से मिलते हैं, हमारा मनचाहा प्लॉट हमको नहीं मिल पाता। तब हमको क्या करना है कि उस रेडीमेड ऑप्शंस में से हमको सिलेक्शन करना है। अब इस रेडीमेड ऑप्शन में से जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो हम इस रेडीमेड ऑप्शन में क्या करते हैं कि भाई बिल्डर ने कहाँ पर कौन सा प्लॉट चुना है, उसमें से हम प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम उसकी वास्तु की प्लानिंग देखते हैं कि उसमें आर्किटेक्चर में वास्तु की प्लानिंग का समावेश है कि नहीं, वास्तु के नियमों को ध्यान में रखा हुआ है या नहीं। फिर इसके बाद भाई उसका पूरा निर्माण, उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रक्रियाओं के मुहूर्त का ध्यान रखा गया है कि नहीं, या जो भी कलर इंटीरियर की स्कीम्स वगैरह का ध्यान वहाँ पे रखा गया है कि नहीं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये रेडीमेड बिल्डिंग में हमने कैसे इन बातों का ध्यान रखा। पर अब इसके बाद अगर रेडीमेड बिल्डिंग में नहीं जाकर और हम ये वाला ऑप्शन चुनते हैं कि जब हमको कोई भवन किसी प्लॉट को खरीदकर बनाना है, तो सबसे पहले बात आती है प्लॉट की
तब यहाँ पर हमको मौजूदा विकल्पों में से हम हमारे अनुकूल प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं, जो कि हमको एडवाइज़र, जो भी हमारा वास्तु कंसल्टेंट है, जो भी हमारा वास्तु सलाहकार है, वो हमें मदद करता है। हमारा आर्किटेक्ट हमको मदद करता है, इंटीरियर डिज़ाइनर हमको मदद करता है कि हम एक बेहतरीन प्लानिंग और डिज़ाइन को आकार दें और हम ज़्यादा से ज़्यादा वास्तु के नियमों का फ़ायदा उठाने लायक प्लानिंग रेडी कर सकें। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान में वास्तु कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मैंने लिखा है फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड नेबर्स। आप देखेंगे कि हमारे कई दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पड़ोसी, ये सभी लोग हमारी मदद करते हैं, ये हमें राय देते हैं और कहीं ना कहीं इनके इन्फ्लुएंस में आकर हम ये निर्णय करते हैं कि हमें कौन सा घर बनाना चाहिए या कौन सा घर नहीं बनाना चाहिए। तो अब इन सब बातों से गुजरकर इसके बाद हमारी बिल्डिंग और हमारी इस प्रक्रिया में नए लोग जो आते हैं वो आते हैं एजेंसीज, हमारे मटेरियल सप्लायर्स, किन से हम मटेरियल्स ले रहे हैं, चाहे वो मूरम हो, रेती हो, गिट्टी हो, मेटल हो, टाइल्स हो, कलर हो, फैब्रिकेशन का मटेरियल हो, या फिर स्विच हो, सैनिटरी मटेरियल्स हो, या इंटीरियर के हमारे प्लाई हों, वॉलपेपर्स हों, या अदर फर्निशिंग आइटम्स हो। इन सब से गुजरने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और फिर हम उसमें ज्योतिष के नियमों के हिसाब से कोई सही मुहूर्त देखकर विधि विधान से गृह प्रवेश की पूजा करवाकर और उसमें प्रवेश कर देते हैं। पर अब आप ये देखिए कि अगर हम रेडीमेड पर जाते हैं तो हमारी यात्रा यहाँ पर से आधी हो जाती है। तब हमें इस रेडीमेड में ये सारा काम जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, प्लॉट का जब सिलेक्ट कर और इसकी प्लानिंग डिज़ाइनिंग में हम कर रहे हैं, पर ये सारा काम यहाँ पर अगर रेडीमेड बंगलों के केस में हम देखते हैं तो ये किसको करना पड़ता है? ये या तो हमारे बिल्डर ने किया हुआ, कि अगर हमारे बिल्डर ने ये सारी प्रक्रिया में इन सब बातों का समावेश किया हुआ है, तब तो हम एक बहुत अच्छा मकान पा चुके होते हैं और उस मकान में रहकर हम आगे की ज़िंदगी बेहतरीन ढंग से निकाल सकते हैं। पर आप देखेंगे कि अगर ये सारी बातों का समावेश हमारे बिल्डर ने नहीं किया, तब फिर हमारे से यहाँ पर चूक हो सकती है। तो हमारी भवन निर्माण की यात्रा में हमको ये बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे, किस प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं और हमको कहाँ कहाँ पर अपना बचाव करना है, कैसे हमें इस तरीके के भवन और इस तरीके के टीम का